नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमारे छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बिलासपुर स्थित छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय परिसर का औचक निरीक्षण किया है। इस दौरान उच्च न्यायालय में अपनी वकालत के दिनों के पुराने अधिवक्ता साथियों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि लंबे समय बाद अधिवक्ता साथियों से मिलना एक भावनात्मक क्षण रहा, जिसमें पुराने दिनों की यादें एक बार फिर से ताजा हो गई हैं। इस अवसर पर महाधिवक्ता कार्यालय कक्ष में एडिशनल एडवोकेट जनरल सहित उच्च न्यायालय के अन्य वरिष्ठ अधिवक्ताओं के साथ में विधिक विषयों और न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े विधिक पहलुओं पर चर्चा हुई है। इस दौरान सबका हालचाल जाना। वहीं डिप्टी सीएम साहब ने भी कहा कि बिलासपुर उच्च न्यायालय में उप महाअधिवक्ता के दायित्व का निर्वहन किया और इसके बाद राजनीति माध्यम से आम जन का प्रत्यक्ष तौर पर सेवा करने का सौभाग्य मिला। उन्होंने कहा कि बहुत दिनों बाद में उच्च न्यायालय परिसर का भ्रमण किया है और वरिष्ठ अधिवक्ता साथियों से भेंट की है। इस दौरान केंद्र सरकार के नए कानून एवं जनहित में उसके संवेदनशील क्रियान्वयन को लेकर उपयोगी सुझावों का आदान प्रदान भी हुआ है। पंद्रहवीं सदी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत कबीरदास जी के प्रकटे दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड के अध्यक्ष नीलू शर्मा डोंगरगढ़ पहुंचे हैं और मां बमलेश्वरी मंदिर की तलहटी पर बने कबीरदास जी के मंदिर पहुंचकर उनके दर्शन का लाभ लिया है। नीलू शर्मा के साथ में पालिका अध्यक्ष रमन डोगरे, उपाध्यक्ष उमा महेश वर्मा, मंडल अध्यक्ष जसमीत सिंह बनवाना, पूर्व अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह बनवाना सहित पार्षदों ने भी दर्शन लाभ लिया है। कबीरदास जी के 628वां प्रकट्य दिवस के उपलक्ष्य में आमीन माता महिला मंडल, पनिका समाज, युवा मानिकपुरी, कबीर युवा समिति के तत्वाधान में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। जहां कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नीलू शर्मा ने कहा कि कबीरदास जी भारत भूमि के अलौकिक अद्भुत संत थे, जो काशी के लहर तालाब में कमल के फूल का प्रकट हुए थे। प्रकट वही होता है जो अवतरित होता है, जन्म नहीं लेता। जिस समय उनका जन्म हुआ उस समय बहुत विसंगति समाज में थी, जिसे मिटाने का कार्य किया गया। उन्होंने पाखंड, ऊंच नीच, जाति धर्म का भेदभाव, अंधविश्वास को मिटाने का कार्य किया। नीलू शर्मा ने कहा कि इस कार्यक्रम में आने में मुझे खुशी इस बात की है कि इस कार्यक्रम में पुरुषों से ज्यादा महिलाओं की संख्या है और जिस समाज में नारी शक्ति जागरूक है उस समाज का विकास होने से कोई नहीं रोक सकता। समाज की ओर से आई हुई मांग को सरकार तक पहुंचाकर उसे पूरा करने का आश्वासन भी दिया है। क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया? सबसे पहले 2 दिन से हमारा आयोजन था। तो गुरु कबीर साहिब जी का प्रकट दिवस 10 तारीख को हम लोग शोभा यात्रा निकाले और झंडा वंदन की। यहाँ से रेलवे चौक होते हुए महावीर तालाब कगरी भरने के लिए गए। वहाँ से हम लोग जो है कबीर मंदिर में आने के पश्चात कगरी भर के आए और आज चौथा आरती महंत दीवाने महंत सुखरीदास जी, महंत बक्सरदास जी, महंत प्रताप दास जी और दीवानों में भी सुखरीदास जी, अभी लोगों ने चौथा आरती करके आज का कार्यक्रम चौथा का समापन किए हैं और उसके पश्चात बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन रखे हैं और भोजन मेरा प्रारंभ हो गया है। आज हमारे अतिथिगण आए थे, नीलू शर्मा जी, आदरणीय बनवाना जी, हमारे शहर के अध्यक्ष रमन डोंगरे जी, नगर पालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष उमा महेश वर्मा जी आए थे। काफी अतिथिगण हमारे आए थे। हमारे अमीन महताओं का इनका बहुत सहयोग रहा है, मीडिया साथियों का बहुत सहयोग रहा है और हमारे आयोजन समितियों का बड़ा सहयोग रहा है और आज अभी भोजन में चल रहा है। इसके बाद कार्यक्रम को समापन पहुंचे हैं और किस कार्यक्रम में पहुंचे थे? डोंगरगढ़ मां बमलेश्वरी की पावन भूमि पर आज आना हुआ है। आज कबीर प्रकट उत्सव दिवस है। कनिका मानिकपुरी समाज के द्वारा आज डोंगरगढ़ में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बड़े ही धूमधाम से सदगुरु कबीर साहिब जी के प्रकट उत्सव को मना रहे हैं। पूरा देश सदगुरु कबीर साहिब के आज के इस प्रकट उत्सव को जो है मना रहा है। सदगुरु हमारे कबीर साहिब जो हैं वो एक बड़े पूजनीय संत, समाज सुधारक, कवि और उनके जो वाणी है, दोहा है,
वो हर मनुष्य के जीवन में एक प्रेरणा और आगे बढ़ने के लिए जो है वो संदेश के साथ चरितार्थ होता है। आज समाज के द्वारा बहुत ही शानदार इस डोंगरगढ़ की पावन नगरी में कार्यक्रम किया गया है। मेरा आना हुआ और इसके पहले लगातार अन्य जो क्षेत्र में, क्योंकि ये अपने वट सावित्री के दिन से सदगुरु कबीर साहिब जी के प्रकट उत्सव को समाज जो है वो मनाता है। अलग अलग क्षेत्रों में जो है वो सदगुरु कबीर साहिब जी के कार्यक्रम में जाना हुआ। आज पनिका मानीपुरी समाज के कार्यक्रम में आकर मुझे बहुत ही प्रसन्नता है। दुर्ग में एक विशेष राष्ट्र चिंतन व्याख्यान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता देश के प्रख्यात राष्ट्रवादी चिंतक, प्रभावशाली वक्ता, लेखक और मीडिया विश्लेषक पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ होंगे, जो कि वर्तमान भारत के समक्ष चुनौतियां एवं समाधान एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। आज का भारत एक निर्णायक दौर से गुजर रहा है। एक और वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा और भूमिका में अभूतपूर्व वृद्धि हो रही है, वहीं दूसरी ओर देश के सामने आंतरिक, सामाजिक, वैचारिक और सांस्कृतिक चुनौतियां भी उतनी ही गंभीर हैं। विचारों का ध्रुवीकरण, सामाजिक विद्वेष, मूल्यहीनता, राष्ट्रहित की प्राथमिकता से विचलित होती सोच है। ये सब आधुनिक भारत के सामने गंभीर प्रश्न उभर कर सामने आया है। एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और इसकी मूल स्थापना जो हुई थी 1963 में हुई थी। उस समय जब 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था, तो भारत में एक मतलब कहना चाहिए लोगों का मनोबल गिर गया था। उस मनोबल को बढ़ाने के लिए और ऐसी कोई भी समस्या आए तो इसको लोगों को जागरूक रखने के लिए ये संगठन का नींव रखी गई। तो उसके पीछे ये है कि भारतीय संस्कृति और भारत का जो दर्शन है वो लोगों के बीच में जाए विभिन्न कार्यक्रमों से। इसलिए हमने जो सूत्र रखे हैं वो सेवा के कार्य भी हम कर रहे हैं, समर्पण के भी कार्य कर रहे हैं, संस्कार के भी कार्य कर रहे हैं। तो संस्कार में क्या, अभी भारतीय संस्कृति में संस्कार के लिए अथाह विषय है, बहुत बड़ा विषय है। तो उस विषय में से हम लोगों ने कुछ चीजें चुनी है। जैसे हम एक भारत को जानो एक कार्यक्रम करते हैं जीके का, उसमें पूरे जितने भारत से रिलेटेड जितने विषय हैं, मतलब हमारी नदी है, हमारे पहाड़ या हमारे महापुरुष, वो शायद हम अपने बीच में कई जगह हमको नहीं मिलता देखने। वो बुक हमने एक हमारे राष्ट्रीय संगठन द्वारा बनाई गई है, उसमें सारा कुछ कवर अप किया गया है। उसके विषय में हम लोग कॉम्पिटिशन करवाते हैं। जो भारत में कार्य कर रही है, भारत में करीब करीब इसकी आज की डेट में 600-700 शाखाएं हैं। छत्तीसगढ़ में लगभग कितनी शाखाएं? छत्तीसगढ़ में 12 शाखाएं अभी। मुख्य कार्य इसका क्या है? मुख्य रूप से किस क्षेत्र में कार्य करेंगे? सामाजिक क्षेत्र के ही कार्य है, उसमें सेवा भी आ गया, संस्कार भी आ गया। इसलिए मैंने बताया ना कि संस्कार 14 जून को जो कार्यक्रम होने वाला है उसका मुख्य उद्देश्य क्या रखा गया है? उद्देश्य क्या है? देखिए, हम जो बहुत बड़े जो हमारे चिंतक जो बुला रहे हैं वो अपने क्षेत्र के माहिर हैं। उनका विषय जो है वो राष्ट्रीय चिंतन से रिलेटेड है। तो विषय भी हमने वही रखा है कि आज की सामने जो समस्या है, राष्ट्र के सामने जो चुनौतियां हैं, उसका कैसा निराकरण हम देखते हैं, उस विषय पे ही ये चिंतन रखा गया, ताकि लोगों के बीच में एक मैसेज जाए कि हम किस तरीके से राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं, राष्ट्र के कार्य में हम किस तरह से भागीदार बन सकते हैं। मैं सुबोध मधुकर पांडे, उपाध्यक्ष भारत विकास परिषद दुर्ग। कॉम्प्लेक्स रखी गई है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी गई कि पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी, मेरे ख्याल सभी आप लोग उनसे परिचित है, तो वो 14 तारीख को उनका उद्बोधन है। तो हम चाहते कि आप लोगों के माध्यम से शहर की जनता ये जान जाए कि वो आ रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार हो सके और ज्यादा से ज्यादा लोग उस उद्बोधन के समय वहां पर उपस्थित रह सके। हम और हमारे सारे जो पत्रकार साथी है उनसे भी हम निवेदन करना चाहेंगे कि उस दिन 14 तारीख को वो भी वहां पर आए और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस, इस उद्बोधन को अच्छे से कवर करें। इस उद्बोधन में मुख्यतः क्या देखने को मिलेगा, सुनने मिलेगा, या राष्ट्रीय चिंतन? हाँ, इस उद्बोधन का जो हमारा विषय है वो है वर्तमान भारत की चुनौतियां और उनके समाधान, एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण। ये विषय हमने रखा है
कि भारत के अंदर क्या चुनौतियां हैं, उनका क्या समाधान हो सकता है, और वो समाधान भी अलग अलग तरीके से हो सकता है, लेकिन उस समाधान का एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण क्या है उस पर हमने फोकस किया है। ये संस्था कितने सालों से चलाई जा रही है और इसके पीछे जो भी आपने अप्लाई किया हो तो केंद्र में चीजों को माना हो, अमल किया हो? नहीं, ये इस भारत विकास परिषद की बात कर रहे हैं जी, पूरे भारत देश की बात कर रहा हूँ। कैसी क्या चीजें तो सरकार आपके उद्देश्यों को लेकर चलिए ग्रहण की है? नहीं, हमारा जो उद्देश्य है वो है स्वस्थ संस्कारित भारत, स्वस्थ संस्कारित और समर्थ भारत। तो हमारी संस्था इसी उद्देश्य पे काम करती है कि जो भारत हो स्वस्थ हो, संस्कारित हो, समृद्ध हो और एक अच्छा भारत हो। तो इसके अंतर्गत जितनी भी चीजें आती है वो कार्य हम लोग करते हैं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में, संस्कार के क्षेत्र में, और भारत कैसे समर्थ बने, इसके अंदर जो भी चीजें आती है वो सारा कार्य हम लोग करते हैं। मैं सीए सुरेश कोठारी, मैं अध्यक्ष हूँ भारत विकास परिषद का। बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर रेल यात्रियों की बुनियादी सुविधाओं के लिए भी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। टिकट काउंटरों की सीमित संख्या और ट्रेन लेट जैसे अनेकों अव्यवस्थित व्यवस्था के कारण यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। जून महीने की तेज गर्मी ने जहां आम लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है, तो वहीं हालात ये है कि लंबी दूरी के साथ पे बिलासपुर रायगढ़ के मध्य चलने वाली गाड़ियों के परिचालन की भी गति धीमी है। बुधवार को ट्रेनें अपनी निर्धारित समय से लगभग 3 से 4 घंटे देरी से बिलासपुर रेलवे स्टेशन पहुंची हैं और लंबी दूरी की ट्रेनों में सफर करने वाले यात्री काफी परेशान हैं, बल्कि स्टॉल में खाना खाने को भी नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से भूखे पेट यात्री यात्रा कर रहे हैं। राजनाथ गांव से कुछ दूर पर स्थित वार्ड नंबर 51 मोहड़ में अवैध रेत खनन को लेकर गोली चलने की खबर सामने आई है, जिसे लेकर गांव में तनाव की स्थिति है। ग्रामीणों ने अवैध उत्खनन का विरोध किया है, जिसके बाद में रेत तस्करों ने एक युवक पर गोली चला दी है, जिससे युवक घायल हो गया और उसे इलाज के लिए अस्पताल में ले जाया गया। वहीं ग्रामीणों ने जेसीबी और डंपर चालक को पकड़ लिया। राजनाथ गांव में पहली घटना है जिसमें रेत के मामले में पिस्टल का सहारा लेकर दबंगई दिखाने का हौसला दिखाया। अब पुलिस और प्रशासन क्या करता है, ये देखने वाली बात होगी। सर्वश्री सियान है, ऐसे बाहर का आदमी ऐसे जो गोली मार के भाग जाता है, इसको जानकारी लेना है ना सर हमको। ऐसे में कोई भी गरीब आदमी को मार के भाग जाएगा। क्या घटना, क्यों गोली मारे? घटना क्या हुआ है, इन लोग कसार तरफ गया है बोलता है घूमने के लिए, तो वही लोग बताएगा क्या करे, क्यों मारा है, क्या किया है। कहाँ गए थे घूमने? ये कसार अपने गार्डन, क्या होता है वहाँ गार्डन अपने घूमने फिरने के लिए जाता है सर। रेत की चोरी कर रहे हैं? हाँ, रेत खदान है, अब जेसीबी देखा है वहाँ पे। कितने बजे घटना हुई? घटना तो अभी का बात है सर। नाम बताओ अपना। 7 बजे। नाम क्या है? मेरा जुम्मा लाल चंद्रा था। बताइए। यहाँ ग्राम मोहर में वार्ड नंबर 49 में रेती माफिया द्वारा रेत खनन के लिए रेत बना रहे थे। उस समय हमारे गांव के बुजुर्ग और गांव के सियान लोग जब मना करने गए तो उस समय उनको गोली मार दिया गया और 2-4 को उसके गुंडा लोग ने धक्का मार के घायल कर दिया और उसका दोनों जगह पट्टी बंधा है उन लोग के। घायल कैसे किए? वो लोग गोली मार के किया है। 2 लोग को गोली मारा है और 2 लोग को कितने लोग थे उसमें 2 लोग कितने लोग हैं उसको मैं नहीं बता सकते। 4 लोग को अभी लगा है गोली। अभी क्या मांग कर रहे हो? हमारा ये कहना है, जब सेठ का नाम बता रहा है, गाड़ी मौजूद है यहाँ जेबीसी और ड्राइवर मौजूद है, नाम बता रहा है, तो उसके ऊपर गांव वाले कार्रवाई चाह रहे हैं। मदन साहू। अभी मोहड़ में रेत निकालने को लेकर विवाद की स्थिति है। गांव में अभी तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। पुलिस बल मौके पे है और अभी स्थिति को नियंत्रण करने का प्रयास किया जा रहा है। सर, इसमें गोली चली है? अभी ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं आया है कि कहा सुनी की बात है, अभी तो कोई चीजें स्पष्ट नहीं है। लेकिन गांव के लोग कह रहे हैं अभी तक ये चीजें स्पष्ट नहीं है। मौके पे पुलिस ने सारी चीजों के जो जानकारी सारी चीजें नजर में है। गाँव वाले अभी भी घेरेंगे? अभी पूर्ण स्थिति चल रही है। 2 लड़कों को समझाने का हॉस्पिटल अभी उसकी जानकारी ली जा रही है। बाकी गांव लोग समझाने का प्रयास किया जा रहा है।
रायपुर के सिविल लाइन स्थित सर्किट हाउस में सीएम विष्णुदेव साय ने केंद्र सरकार के 11 साल के कार्यकाल पर पीसी की है। उन्होंने इस दौरान 11 साल में देश में हुए कार्यों का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। संकल्प से सिद्धि तक और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के शानदार 11 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित आज के प्रेस वार्ता में यहां पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया एवं प्रिंट मीडिया के सभी बंधुओं का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही हमारे जो इस संकल्प से सिद्धि के संयोजक हैं प्रदेश के श्री रजनीश सिंह जी, श्री संजय श्रीवास्तव जी, अमित चिमनानी जी, अनुराग अग्रवाल जी, दीपक जी, विधायक सुनील सोनी जी, पुरेंद्र मिश्रा जी, विधायक मोतीलाल साहू जी, इनका भी इस अवसर पर स्वागत है, अभिनंदन है। और मुझे आज इस अवसर पर आप लोगों के बीच इस प्रेस वार्ता में उपस्थित हूं, इस पर बड़ा गौरव भी हो रहा है, कह कि माननीय प्रधानमंत्री जी के जो शानदार 11 वर्ष पूरे हुए हैं उनके शासनकाल के, उसको लेकर हम लोग यहां पर बैठे हैं। और आप सबको मालूम है कि छत्तीसगढ़ से माननीय प्रधानमंत्री जी का गहरा लगाव है। जब छत्तीसगढ़ राज्य नहीं बना था, मध्य प्रदेश में थे, उस समय वो संगठन के प्रभारी थे, और छत्तीसगढ़ राज्य बना तो संगठन प्रभारी के नाते बहुत बार उनका छत्तीसगढ़ आना भी हुआ। और हम ये कह सकते हैं कि संगठनकर्ता के रूप में उन्होंने छत्तीसगढ़ का चप्पा चप्पा छान मारा होगा, एक एक जिले में उनका प्रवास होगा। और आज भी प्रधानमंत्री के रूप में छत्तीसगढ़ के ऊपर में उनका आशीर्वाद बराबर बना रहता है। आप सबको मालूम है कि मोदी जी का ये 11 साल का कार्यकाल बहुत ही ऐतिहासिक रहा है और भारत चौतरफा सक्षम और सबलता के साथ उभरा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज आर्थिक क्षेत्र की बात करें तो हमारा ये देश जापान को पछाड़ते हुए चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है और जर्मनी को भी पीछे छोड़ते हुए तीसरे आर्थिक ताकत के रूप में पहुंचने के करीब में है। इस हम सब लोगों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। 11 वर्षों में पूरा देश को मालूम है कि जो जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 का मामला हो या सीएए का मामला हो, चाहे मुस्लिम महिला के सशक्तिकरण के लिए ट्रिपल तलाक बिल पास करने की बात हो, ये सबको बड़े ताकत के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने पास कराया है। रायपुर में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष पद के लिए पदभार ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय ने शिरकत की है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आज छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक के नवनियुक्त प्राधिकृत अधिकारी
श्री केदारनाथ गुप्ता के पदभार ग्रहण समारोह एवं आज के सहकारिता सम्मेलन में मंच में विराजमान हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, जिन्होंने अपने 15 साल के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ का चहुमुखी विकास किया, भूख को भगाकर चाउर वाले बाबा के नाम से विख्यात हुए, विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी मंच में विराजमान, रायपुर जिला के प्रभारी मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री केदार कश्यप जी, मंत्री श्री रामविचार नेताम जी, मंत्री श्री दयालदास बघेल जी, मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी, मंच में विराजमान राजीव लोचन महाराज जी, हमारे विधायकगण श्री सुनील सोनी जी, श्री राजेश मुढ़त जी, श्री मोतीलाल साहू जी, श्री अनुज शर्मा जी, गुरु खुशवंत साहिब जी, ईश्वर साहू जी, पुरंदर मिश्रा जी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री गौरी शंकर अग्रवाल जी, डॉक्टर राम प्रताप सिंह जी, श्री संजय श्रीवास्तव जी, मंच में विराजमान निगम मंडल के सभी अध्यक्षगण, सभी महानुभावगण, अपेक्स बैंक के श्री सुब्रत साहू जी एसीएस, अपेक्स बैंक के एमडी के.एन. कांडे, अपेक्स बैंक के सभी अधिकारीगण और 2058 सेवा सहकारी समिति से आए सभी बंधुगण और इस गरिमामय समारोह में उपस्थित पूरे प्रदेश से आए बंधुगण, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथियों और मीडिया के मित्रों, सबसे पहले नवनियुक्त प्राधिकृत अधिकारी श्री केदारनाथ गुप्ता को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज नए दायित्व के लिए श्री केदारनाथ गुप्ता एक अनुभवी व्यक्ति हैं। पहले व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में काम कर चुके हैं। वर्तमान में प्रखर वक्ता तो है ही, प्रवक्ता भी हैं। उनका डिबेट आप लोग टीवी में देखते सुनते होंगे। पर्यटन मंडल के उपाध्यक्ष के रूप में भी काम किए हैं, तो एक लंबा अनुभव इनका विभिन्न पदों में काम करने का है। मुझे पूरा विश्वास है। एक तो सहकारिता मंत्री भी केदार कश्यप जी हैं, दोनों एक राशि के हैं, एक नाम के हैं, दोनों सहनाऊ भी हैं। मुझे पूरा विश्वास है दोनों मिलकर हमारे प्रदेश में सहकारिता को और मजबूत करेंगे और सहकारिता को एक एक घर तक पहुंचाएंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और आप सबको मालूम है कि वर्ष 2025 ये अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष है। पूरा विश्व सहकारिता वर्ष के रूप में इस वर्ष को मना रहा है और हमारे देश में सहकारिता का कितना महत्व है, आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अलग से एक मंत्रालय का गठन किए हैं। सहकारिता का अलग से एक मंत्रालय का गठन उन्होंने किया है और आदरणीय श्री अमित शाह जी जैसे कद्दावर नेता जो हमारे देश के गृह मंत्री भी हैं, उनके पास सहकारिता मंत्रालय है। तो इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सहकारिता का कितना महत्व है और सहकारिता का महत्व हमारे प्रदेश में भी शुरू से ही रहा है। आप सब लोग देखते होंगे कि सहकारिता के माध्यम से कितने गांव सब में भी बड़े बड़े काम आपसी मदद से करते रहे हैं। तो जैसे नारा है, बिन सहकार नहीं उद्धार, वास्तव में ये सहकारिता विभाग इस नारा की सार्थकता सिद्ध करती है। और हमारे पूर्व वक्ता बता चुके हैं कि आज सहकारिता के माध्यम से
किस तरह से इतना लंबा चौड़ा धान खरीदी से लेकर खाद वितरण और सब काम प्रदेश में हो रहे हैं। और आप सब लोग को पता भी है कि पहले सहकारिता में 16%, 18% बैंक में ब्याज था, लेकिन जब छत्तीसगढ़ राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री बने, तो 16%, 18% ब्याज को कम करके पहले तो 7% किए, फिर बाद में 0%। लाभ में इतना ही। नमस्कार। क्या रंग खिला